नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ऑल दबाएं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मैं क्या लाई हूँ आपके लिए? आज मैं लाई हूँ एक ऐसी पुस्तक, आप समझ गए होंगे कि लेखक कौन है। जी, परम श्रद्धेय स्वयं सिद्धा चित्रा मुदगिल जी। जी दोस्तों, आज मैं लाई हूं उनका ताजा तरीन उपन्यास नकटोरा। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। आज मैं इसकी समीक्षा करूंगी आपके सामने। दोस्तों, हालांकि मैं इतनी समर्थ तो नहीं कि मैं अपनी गुरु माँ की पुस्तक की समीक्षा कर पाऊं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इस उपन्यास में क्या है क्या नहीं, आप क्यों पढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं इस उपन्यास के बारे में। पेपरबैक में 2022 में प्रकाशित हुआ है, सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, मूल्य मात्र 595 रुपये, पृष्ठ 400। यह हार्ड बाउंड में भी उपलब्ध है। तो थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी अपनी गुरु माँ के बारे में। चेन्नई में जन्मी, मुंबई में पली बड़ी, कर्म क्षेत्र मुंबई था, उसके बाद दिल्ली निवासी हैं और 1990 से दिल्ली में रह रही हैं। ये एक लिविंग लेजेंड हैं, दिग्गज साहित्यकार हैं, स्वयं सिद्धा हैं, समाज सेविका हैं, गरिमामयी ओजपूर्ण व्यक्तित्व है इनका, वाणी में ठहराव, ममतामयी स्वभाव। इनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना मेरे लिए कठिन है। श्रमिकों, बुजुर्गों, थर्ड जेंडर, दलितों, वंचितों के लिए इन्होंने खूब काम किया, लिखा ही नहीं काम भी किया। समाज का संरक्षण साहित्य के माध्यम से कर रही हैं। 1990 में प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुआ, आवा गिलीगढ़ू, पोस्ट बॉक्स 203, नालासोपारा, और अब 5वां उपन्यास नकटोरा। कहानियां ढेर सारी हैं इनकी, जिस पर मैंने PhD की। आपने देखा होगा, ये पुस्तक भी आप खरीद सकते हैं इनकी सामयिक से ही। तो बता दूं कि साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिल चुका है, 71 पुस्तकें आ चुकी है, भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और व्यास सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का हिंदी सेवी सम्मान, बहुत सारे सम्मान। मेरी इनसे मुलाकात 2004 में हुई इनके घर पर, तब से मैं इनकी मुरीद हो गई। इन्हें छूना मेरे लिए सौगात हो गया, जो आज तक मेरे मन के साथ लिपटा है। मेरी गुरु माँ को चरण वंदन। तो दोस्तों, मैं बता देती हूँ, इस उपन्यास को इन्होंने समर्पित किया है समय में मैं और मुझ में मेरा समय। शब्दों के आलोक में सरोकारों की जद्दोजहद को जीने की कोशिश के नाम। इनकी जिजीविषा को सलाम। और भूमिका में देखते हैं, इन्होंने खुद लिखी आत्मकथा है वह। इन्होंने लिखा है कि बचाना जरूरी है भीतर के सूखे से, कुछ कहना है आपसे। देखिए इनके शब्द, कुछ कहना है आपसे। बहुत बरसों से इच्छा थी एक औपन्यासिक प्रयोग की। एक सर्जक घर की चौहद्दी में कैसा होता है, और घर से बाहर उबड़ खाबड़ चुनौती देती परिस्थितियों में, पीठ पर लदी प्रतिबद्धताओं में, खौलते उबलते मूल्यों, नैतिकताओं के घात प्रतिघात झेलते, संवेदनाओं के सीने पर सिर टिकाए, स्वयं को बचाते टोहते बच रहता है। कितना और कहां तक? दरअसल बचना जरूरी है भीतर के सूखे से, भीतर ही भीतर बढ़ते बीहड़ बंजरों के बढ़ते आयतन से, जो पीड़ा भर जगह नहीं छोड़ते और खटोले भर आराम। इनका कहना यह है कि हमारे भीतर तरलता बहते रहनी चाहिए, सूखापन नहीं आना चाहिए। तो ये था आत्मकथा। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने इनका ये उपन्यास एक दिन में पढ़ा, एक दिन में गुना, और अब समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक दिन में इसलिए क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ इसे छोड़ने को, इसलिए। कुल 62 उपशीर्षकों के अंतर्गत लिखा है यह उपन्यास। ये जीवन यात्रा समझिए। यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथा में झूठ कहने की गुंजाइश नहीं होती, सच को धरना होता है अक्षरों में। स्वयं को जन्म के समय की अवस्था में पाठकों के सामने रखना होता है आत्मकथा में। स्वयं से नजरें मिलानी होती हैं आत्मकथा में, लेकिन इस प्रयास में कई बार हम स्वयं को इतना छील देते हैं कि फिर घावों से रिश्ते मवाद को सूखते हुए देखने के लिए तरस जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत उपन्यास यह हमें यथार्थ में कल्पनाशीलता का छोंक लगाने का अवसर देता है।
चित्रा जी ने इसे उपन्यास का आकार दिया क्योंकि ये आत्मकथा मात्र नहीं है, इसमें अन्य पात्र भी हैं जो चित्रा जी के कोई ना होते हुए भी उनके जीवन में शामिल हुए। समाज सेविका चित्रा अम्मा जी के जीवन से जुड़े रहे। इस उपन्यास की विशेषता यह रही कि पात्र वास्तविक हैं, नाम भी वास्तविक हैं, कुछ काल्पनिक भी हैं, तो इसीलिए उपन्यास में छूट मिल जाती है काल्पनिकता का रंग भरने का। मुख्य पात्र चित्रा ठाकुर, फिर चित्रा मुदगिल, फिर चित्तुल, फिर चित्रा माझी, ये पूरा सफर इसमें सिमटा है। हालांकि मुझे लगता है ये उपन्यास अभी अधूरा है। मुझे उम्मीद है कि एक खंड और आएगा, क्योंकि समय मैंने देखा कि इन्होंने किस समय तक की घटनाओं को इसमें समेटा है। चित्रा जी ने सभी भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं इसमें, और भाषा ऐसी प्रभावमयी है कि उपन्यास छोड़ते ना बने। सीधी सादी पारंपरिक बोली कि आम पाठक उपन्यास हाथ में पकड़े और अंत तक छोड़ ना पाए। और मैंने जैसा बताया कि अपनी गुरु माँ की पुस्तक की समीक्षा करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, फिर भी हिम्मत जुटा रही हूँ निष्पक्ष हो इसकी समीक्षा करूं जैसी मेरी प्रवृत्ति है। 20 वर्षों से साथ है मेरा उनसे, और वर्ष में एक बार मिलना हो जाता है। पूरे वर्ष की बातें कई घंटों में एक साथ हम कर जाते हैं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना जा सकता है। इनके पति अवध नारायण जी, जिन्हें मैं स्वयं भी घर पर कई बार मिली, और इनकी याद में एक इन्होंने पुस्तक लिखी है, तिल भर जगह नहीं, वाणी प्रकाशन से आई है। ये देखिए, ये भी है, इसे भी मैंने पढ़ा, जिसमें इन्होंने पति के सभी रूपों का वर्णन किया, उनकी जीवनी लिखकर उन्हें शब्दांजलि अर्पित की है पुस्तक में। तो ये तो थी इसकी बात, और मैं वापस आती हूँ नकटोरा पर। इस उपन्यास में साहित्यकारों के साथ संबंधों की बात कही गई है, और कहा है कैसे साहित्यिक गोष्ठियां होती थी, वह समय कैसा था, कैसे लेखक मिलकर विचार विमर्श करते थे, साहित्यिक वातावरण मिलता था, बेटे राजीव और बेटी अपर्णा के साथ इनका जीवन कैसा था, कैसे काम वाली बाइयों के लिए संघर्ष किया इन्होंने, कामगारों के लिए संघर्ष किया, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, लेखिका, समाज सेविका के रूप में चित्रा मुदगिल का समाज के प्रति, घर के प्रति, अपने प्रति क्या ट्रीटमेंट रहा, और कैसे इन्होंने दुख का गरल पिया। सागर सा व्यक्तित्व भीतर दुख के सीप मोती समेटे बैठा है, संवेदना संचेतना को साथ लिए। इस उपन्यास में छद्म का, कृत्रिमता का जरा भी सहारा नहीं लिया गया। इनकी साहित्यिक संस्कार और संसार देखना हो, इनका अगर देखना हो तो ये पढ़ना होगा नकटोरा, जो नाक कटाते हैं घर परिवार की, समाज की, वो कहलाते हैं नकटोरा। व्यंजना है, इस शब्द में ही देख लीजिए आप, व्यंजना है, भरपूर कटाक्ष किया इन्होंने चित्रा जी ने। इनकी बेटी अपर्णा जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे थोड़ी समानता लगी, क्योंकि वे भी 1969 में जन्मी, मैं भी। उनका विवाह दिसंबर 1992 में हुआ, मेरा रिश्ता पक्का दिसंबर 1992 में हुआ, विवाह मेरा मार्च 93 में हुआ। तो मैं कभी कभी स्वयं को अपर्णा की जगह रखने की हिमाकत करती हूँ। उपन्यास में बहुत साहित्यकारों के साथ इनकी बैठ के हुए, मैं कुछ नाम गिना देती हूँ, बहुत सारे हैं। इससे क्या होता है कि देखिए, जो रचनाकार है उनको एक पढ़ने के बाद उनको पता चलेगा कि एक रचनाकार घर में कैसे, लिखते समय कैसे, रिश्तों को निभाते समय कैसे, समाज में कैसे, सब पता चलता है इसमें। तो देखिए, साहित्यकारों के साथ इनकी बहुत सी बैठकें हुई, तो उनके नाम मैं कुछ गिनवा देती हूँ। कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग, अमृता प्रीतम, राजी सेठ, मुद्रा राक्षस, धर्मवीर भारती, पद्मा सचदेव, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, रामदरस मिश्र, सुधा अरोड़ा, डॉक्टर नागेंद्र, नरेंद्र कोहली, शानी जी और नागार्जुन जी तो इनके घर 1 महीना ठहरे थे, जब शायद उन पर सरकार की तरफ से कुछ बंदिश थी, और तब इनके घर रहे गुमनाम होकर। इस उपन्यास में साफ गोई है, बेबाकी है, गलत को नकारने का साहस है, जुझारूपन में संवेदना है, तरलता है, पुस्तक को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को सहेजने का भाव है, और उनके प्रति भी प्रेम है चित्रा जी को। उनके जीवन गाथा के साथ कई पात्रों की कहानियां समानांतर चलती हैं इसमें। ये धर्म जात में विश्वास नहीं रखती, इंसानियत में विश्वास रखती हैं। इसमें मुस्लिम पात्र भी हैं, गरीब छोटी जाति के पात्र भी हैं,
इन्होंने भीतर की टूट फूट को बड़ी ही कैसे सहेजा, इस उपन्यास में बड़ी बखूबी सहेजा इन्होंने। या पढ़िए, सारिका पत्रिका का बंद होना, पुत्री बिट्टू का विवाह अवध जी को काफी अकेला कर गया, लेकिन उनकी चित्तुल यानी चित्रा जी ने उन्हें संभाला, पति को भी संभाला, और उससे ज्यादा अपने आप को संभाले रखने की जद्दोजहद जारी रखी। विद्रोहिणी चित्रा ठाकुर ने अवध नारायण मुदगिल से प्रेम करके अंतरजातीय विवाह करने का दुस्साहस किया, रूढ़ियों को तोड़ा, पिता से बगावत की, क्योंकि वे प्रेम को सर्वोपरि मानती हैं। प्रेम ही तो ईश्वर है। आगे एक मैं आपको संवाद पढ़कर सुनाती हूँ, कुछ संवाद सुनाऊंगी मैं आपको इस उपन्यास के, सुनिए। कोई ऐसा सोल्यूशन है जो उसके टूटे मन की टूटन को जोड़ सके? एक और सुनिए। बच्चे जब भी किसी कुत्ते को पालने की बात करते, मेरा जवाब होता, घर में कुत्ता रहेगा या मैं। हालांकि इनको बहुत प्रेम है, लेकिन घर में कुत्ते रखना सच कहूं तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरा भी यही रहता है अपने बच्चों को जवाब। पृष्ठ 89 इसको क्या बोलेंगे, 89 पर चित्रा जी ने पंचकुला निवासी आधार प्रकाशन के प्रकाशक श्री देश निर्मोही के बारे में देखी, बहुत सुंदर कहा, और वह बात 100% सच है, क्योंकि मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में यही महसूसा। उन्होंने लिखा है कि वे सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तित्व हैं, उसूलों से गहरा नाता है, ईमानदारी का अनुशासन उनमें कूट कूट कर भरा है। इससे साबित होता है कि चित्रा जी को इसी तरह के लोग पसंद हैं। पृष्ठ 92 पर इन्होंने लिखा कि दुनिया का कोई पिता अपने बच्चों को सुख खरीद कर नहीं दे सकता, पूरी उम्र भले ही वह इस भ्रम में जीता रहे। अवध जी के लिए कहा, कितना सच लिखा है चित्रा जी ने। सच में माँ बाप सोचते हैं कि सब कुछ जुटा दें बच्चों के लिए, लेकिन सुख नहीं खरीद कर दे सकते। और चित्रा जी ने मेहमानों का, दोस्तों का, अनजानों का, दुश्मनों का सदा खुले दिल से अपने आवास पर, अपने दिल में, अपनी दुनिया में स्वागत किया। वे बड़ी आत्मीयता से, प्रेम से, गर्मजोशी से सबसे मिलती हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि मैंने महसूसा, और इस उपन्यास में है ये सब कुछ। अब देखिएगा, पृष्ठ 188 पर इन्होंने लिखा है कि उनका संघर्ष जारी रहता है, वे दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। और क्या लिखा पृष्ठ 188 पर, आप देखिए। मैं कहती हूँ मंदा से, मुकदमा वापस लेने की गलती न करना। जिस दिन तुम मुकदमा वापस लोगी, तुम्हारे भीतर की बच्ची खुची औरत आत्मघात कर लेगी। ये संदेश चित्रा जी का आधी आबादी के लिए है। और एक और देखिए, इस उपन्यास में ना खूब सारी उपकथाएं हैं। वो एक कथा में से उसके पेट से निकलती है, उधर से निकलती है, उधर से अंग से, मतलब 2-4 उपकथाएं हैं, लेकिन वह सभी का, उनका मूल कौन है? चित्रा जी। सभी जुड़े हुए हैं लोग, सभी ये जो है चित्रा जी से जुड़े हैं किसी ना किसी रूप में। जैसे मंदा बसंत की एक कथा है, इसमें राजनेता है बसंत, और एक है बिट्टू शैंकी, इनकी बेटी दामाद, और रामबतिया हरिप्रसाद, महेंद्री, पुष्पलता, ये सफाई कर्मी थी, पुष्पति। और चित्रा जी वृद्धाश्रम, जेल, झोपड़पट्टी, इन सब में जाने का साहस रखती हैं ताकि निर्बलों के आंसू पहुंच सकें। लेकिन इस क्रम में वे ठगी भी गई। पुष्पा हत्यारन ने भी उनसे झूठ बोला, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई। होता है, सीधे साधे आदमी को कई लोग ठग लेते हैं, चालबाज दुनिया है ये। एक और देखिएगा, शादी औरत के लिए जरूरी, मैं इस पर बात करना चाहूंगी। रंजना ने बताया कि कोई जरूरी नहीं शादी, एडवोकेट हैं वो। वे कहती है बिना मर्द के भी सुख भोगा जा सकता है, और उनके पति भी हॉस्टल में अपने साथी के साथ जो कुछ किया, उन्होंने बात स्वीकारी, और कहती हैं अंत में उनका ये था परिणाम, सरोगेसी कर लेंगी। मेडिकली कौन असमर्थ है वही जाने। लेकिन दोस्तों, मैं मानती हूं कि ये ऐब है। देखिए, सच मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, अगर आपको मर्द बनाया है तो आप देह धर्म निभाइए, औरत बनाया है तो देह धर्म निभाइए, लेकिन जिम्मेदारी से बचना कहाँ की, ये कैसे, मुझे समझ में नहीं आता, कैसा जीवन है ये? क्यों भागते हैं जिम्मेदारी से? अगर स्त्री बच्चा पैदा करने में समर्थ है तो क्यों नहीं? और पुरुष, मुझे लगता है वह तो आत्मविश्वास खो चुका है। पुरुषत्व होना चाहिए पुरुष में, लेकिन क्या होता है कि डर है,
एक नकारे जाने का डर है। तो ये ग्रंथियां हैं, ये इनसे हमें, मुझे लगता है कि चित्रा जी ने इसके अंदर इसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमें अपने लेखन में बुरी बातों का विरोध करना है, बुरी बातों का साथ नहीं देना है। ये तो एक हीन भावनाओं को क्यों नहीं हमें उभारना? क्यों हम भेड़चाल करते हैं? जो आज इस समाज में, हमारे समाज में भी घट रहा है, सच में उसके परिणाम इतने घातक हैं कि हमें देखकर एक महसूस होता है कि हम कौन से समाज में जी रहे हैं। ये तो हमारा समाज नहीं, हमारा समाज ऐसा नहीं हो सकता। ये पश्चिमी समाज ऐसा है जिसकी छाया जो है, बुरी छाया हम पर पड़ रही है। तो हम लेखकों को, अरे जिसके अंदर सच में कमी है ना, उसको सम्मान दीजिए। जैसे ईश्वर ने थर्ड जेंडर को, ये तो प्राकृतिक रूप से वो वैसे ही आए हैं, उनको सम्मान दीजिए। लेकिन जो पूर्ण है वो स्वयं को क्यों नहीं सम्मान देते, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, ये तो बहस चलती रहेगी। और अब मैं बात करूंगी, देखिए, कुंठित वासना, इसका विरोध करना है हमें, क्योंकि ये नेचर के विरुद्ध है। जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अपर्याप्त है, उन्हें और चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ पतन है, ये पतन। चलिए अब मैं बात करती हूं इसके शीर्षक पर, नक्टोरा। 1 2 3 4, हाँ जी, ये 4 जगह पर ये शब्द इस्तेमाल हुआ है इस उपन्यास में। पृष्ठ 266 पर, बसंत नक्टोरा जिसकी बीवी आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि बसंत का खुद का अफेयर था, बाद में चाहे पश्चाताप करे, झूठा सच्चा नहीं पता। पृष्ठ 313 पर, वृद्धाश्रम में उस बेटे को इन्होंने नक्टोरा कहा जो अपने बाप को वहां छोड़कर चला गया, और उनके मरने के बाद उसने वृद्धाश्रम पर धन हड़पने का आरोप लगा दिया था। नक्टोरा तो वह है, मतलब शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। मुझे तो बहुत क्रोध आता है इस तरह के बच्चों पे। और पृष्ठ 340 पर नक्टोरा चल रहा है, यह शीर्षक है। इसमें चित्रा जी ने लिखा कि लोकसभा में नक्टोरा चल रहा है, कुर्सियां पटकी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को इतना अवश विवश पहले कभी नहीं देखा। ये जो संसद में अमर्यादा होती है, अशब्द कहे जाते हैं, तोड़फोड़, ये सच में नक्टोरा ही है। और इसी तरह पृष्ठ 351 पर इन्होंने कहा है, जो पुष्पा हत्यारन थी वो इतनी चालाक थी, हत्या करके भी आंसुओं से उन्होंने चित्रा जी को पिघलाना चाहा। चित्रा जी पिघल गई, लेकिन बाद में जब सच मालूम हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि पुष्पा हत्यारन बहुत खूंखार है। वो कहते हैं कि हमें निकलने दीजिए। वकील जी ने कहा, जिसने कहा, भरोसा नहीं, अरे हमें देखते ही नक्टोरे पर उतर आए। जी, बेशर्म लोग नक्टोरे हैं, उन्हें किसी की शर्म नहीं, और वे समय आने पर नाटकबाजी पर उतर आते हैं। और दोस्तों, ये मैंने समीक्षा की है। बस मेरी एक गुजारिश, चित्रा जी, जो समाज में विसंगतियां चल रही हैं, प्लीज उन पर भी कलम चलाइए। युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए एक ऐसा उपन्यास लिखिए जो गलत है, जिसे युवा पीढ़ी सही मानती है लेकिन गलत है वो, प्लीज चित्रा जी। और अंत में मैं बस एक डायलॉग कहना चाहूंगी, इसी में ही है। उनके पति ने कहा शायद चित्रा जी से, अतिरिक्त संवेदनशीलता आत्मपीड़क होती है। जी दोस्तों, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में बताया। देखिए, ये आवरण मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आईने में कुछ दिख नहीं रहा, तो आप इसे खरीद सकते हैं। और यकीन मानिएगा, आप पहले पृष्ठ को जब पढ़ेंगे तो आखिरी पृष्ठ को पढ़े बिना इसे नहीं छोड़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।